तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल सम्राट अकेडमी। तो दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और स्टूडेंट इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 10th के बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 1 के दूसरा पॉइंट। मैंने बताया था स्टूडेंट कि अगर आपको पास होना है तो जो चैप्टर पहला में आपका 4 पॉइंट दिया है, पहला पोषण, दूसरा श्वसन, फिर इसके बाद परिवहन दिया है और इसके बाद उत्सर्जन दिया है। ठीक है, तो हम लोग पोषण का वीडियो तो बना चुके थे, जैसा कि वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो भी था उसमें हम लोग कर चुके हैं। अगर वीडियो नहीं देखें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगा, उसको वहाँ से पढ़ सकते हैं आप। ठीक है, या तो चैनल की प्लेलिस्ट पे जाइए, वहाँ से देख सकते हैं। आज हम बात करेंगे श्वसन के बारे में। ठीक है, कि श्वसन के जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो सभी हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस कर देंगे। तो दोस्तों, वीडियो अभी लाइक नहीं किया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। और इस वीडियो को मैंने टारगेट रखा है 500 लाइक का। कितना? 500 लाइक का स्टूडेंट। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आप इसको जरूर अचीव कराएंगे। तो चलिए, आप श्वसन के जितने मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो विकल्पीय, अति लघुत्तरीय, लघुत्तरीय, दीर्घोत्तरीय, वो सारे क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। पहले हम देखेंगे क्या, बहुविकल्पीय प्रश्न देखेंगे स्टूडेंट। तो चलिए स्टूडेंट, देखिए बहुविकल्पीय का पहला प्रश्न आपके सामने आ गया, जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। और क्वेश्चन और पहले से आज की वीडियो हम स्टार्ट करेंगे और इसका आंसर आप लोग को बताना है और याद करके भी जाना। देखिए, पहला क्वेश्चन ये है, कह रहा है कि ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया संपन्न होती है। ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया संपन्न होती है कहाँ पे? कोशिका द्रव में, कि राइबोसोम्स में, कि माइटोकॉन्ड्रिया में, कि अंतः अपद्रव्य जालिका में। चलिए स्टूडेंट बताइए, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इन चारों ऑप्शनों में से कहाँ पे ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया संपन्न होती है। तो चलिए अपना आंसर अपना चूज कर लीजिए, मैं इसका सही आंसर आप लोगों को बताता हूँ। तो इसका सही आंसर जो स्टूडेंट होगा मैं आपको बता दूँ कि कहाँ पे, तो ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया संपन्न होती है कहाँ पे, तो कोशिका द्रव में होती है। ठीक है, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा स्टूडेंट। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी या क्लियर भी रहा होगा और याद भी हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसी के साथ हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर दूसरे की ओर। क्वेश्चन नंबर दूसरा बहुविकल्पीय प्रश्न ये आपसे पूछ रहा है कि प्रचलित रूप से ऊर्जा गृह कहलाता है। कह रहा है कि प्रचलित रूप से जो ऊर्जा गृह कहलाता है, किसे ऊर्जा गृह कहते हैं? क्लोरोप्लास्ट को, राइबोसोम्स को, कि माइटोकॉन्ड्रिया को, कि लाइसोसोम्स को। तो चलिए स्टूडेंट मैं बता देता हूँ कि इसका सही आंसर क्या होगा। जैसा आप लोग भी जानते हैं कि ऊर्जा गृह किसको कहते हैं, तो माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं, इसलिए ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आपने नोट कर लिया होगा इसको। ठीक है, जितने भी क्वेश्चन बता रहा हूँ सब मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बहुविकल्पीय के, और सारे क्वेश्चन याद करके जाने आपको एग्जाम हॉल में। चलिए इसी के साथ हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर स्टूडेंट, और क्वेश्चन नंबर तीसरे की ओर, और देखिए उसको देखते हैं। चलिए स्टूडेंट बढ़ चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तीसरा क्वेश्चन प्यारा, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, पढ़ लेता हूँ कि कह रहा है एटीपी तथा NADP 2H का निर्माण कहाँ होता है। ठीक है, कह रहा है कि एटीपी तथा NADP 2H का निर्माण कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में, कि क्लोरोप्लास्ट में, कि प्राक्सिसोम्स में, कि लाइसोसोम्स में। चलिए स्टूडेंट बताइए, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए इस क्वेश्चन का मैं सही आंसर आप लोगों को बता देता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपने भी अपना आंसर चूज सही किया होगा। ठीक है, तो कहाँ पे होता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपने नोट कॉपी जो बनाए उसमें नोट कर लिए होंगे और याद करके जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरा आपने कंफर्म कर लिया है, तो हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर चौथे की ओर। और स्टूडेंट देखिए, क्वेश्चन नंबर चौथा आपकी स्क्रीन पे आ गया, जो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। और क्वेश्चन नंबर चौथा कह रहा है कि ग्लाइकोलाइसिस के अंत में कितने एटीपी अणुओं का लाभ होता है। कह रहा है कि ग्लाइकोलाइसिस के अंत में कितने एटीपी अणुओं का लाभ होता है? 2048। चलिए बताइए कितने एटीपी अणुओं का लाभ होता है स्टूडेंट। तो चलिए मैं इसका सही आंसर आप लोगों को बता देता हूँ बिना समय गवाए। तो कितने? तो 2। ऑप्शन इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, चलिए कह रहा है कि ग्लाइकोलाइसिस के अंत में कितने 2 एटीपी अणुओं का शुद्ध लाभ होता है स्टूडेंट। ठीक है, और यह क्रिया कहाँ पे होती है, तो कोशिका द्रव में होती है। ठीक है, तो इतना चीज़ आपको याद होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं, बस आप 2 मार देंगे तो बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 स्टूडेंट ये कह रहा है कि एक अणु ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण से कितने एटीपी अणु प्राप्त होते हैं। कह रहा है कि एक अणु ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण से कितने एटीपी अणु प्राप्त होते हैं स्टूडेंट? 32, 34, 36, 38। चलिए स्टूडेंट बताइए कितने होते हैं। इस क्वेश्चन का क्या होगा सही आंसर, तो मैं बता देता हूँ। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा 38। कितने एटीपी अणु प्राप्त होते हैं, तो 38। ठीक है, 38 ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। चलिए आप बहुविकल्पीय का लास्ट क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, मात्र 6 ही इसमें बहुविकल्पीय मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, इसके अलावा एक भी बार क्वेश्चन नहीं जाने वाला। ठीक है, चलिए क्वेश्चन में 6वां नोट कीजिए कि कोशिकीय प्रक्रमों में ऊर्जा मुद्रा है। कोशिकीय प्रक्रमण में जो ऊर्जा मुद्रा है, माइटोकॉन्ड्रिया की, ग्लूकोज की, एटीपी की, पाइरूवेट। चलिए बताइए, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका सही आंसर क्या होगा। तो मैं आपको बता देता हूं कि कोशिकीय प्रक्रमण में जो ऊर्जा मुद्रा है वो एटीपी कहलाता है। क्या? एटीपी। एटीपी को ऊर्जा की मुद्रा कहा जाता है स्टूडेंट। ठीक है, चलिए तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। तो मात्र 6 मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दिया बहुविकल्पीय का स्टूडेंट, उसको तैयार करके ही आपको किसी कीमत पे जाना होगा। ठीक है, चलिए अगर आपने अच्छे ढंग से लिख लिया बहुविकल्पीय प्रश्न तो
हम पढ़ेंगे अगले, अब जो अति लघुत्तरीय मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं उसको देखेंगे और उसको भी आपको नोट करना है और याद करके जाना है स्टूडेंट। चलिए स्टूडेंट, अब हम पढ़ेंगे क्या, अति लघुत्तरीय मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, चलिए तो पहला क्वेश्चन जैसा कि देख पा रहे हैं आपकी स्क्रीन पे आ गया, जो बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये कह रहा है आपसे कि उस श्वसन प्रक्रिया का नाम लिखिए, उस श्वसन प्रक्रिया का नाम लिखिए जिसमें O2 ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, कह रहा है कि उस श्वसन प्रक्रिया का नाम लिखना है जिसमें क्या होती है, ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है स्टूडेंट। चलिए तो उत्तर आप क्या लिखेंगे इसका कि अनाक्सी श्वसन में ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती। कहाँ पे, तो अनाक्सी श्वसन में जो ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है, इस क्रिया में ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण नहीं होता है स्टूडेंट। अतः यहाँ एथिल अल्कोहल C2H5OH तथा CO2 बनते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बनते हैं। इसमें ग्लूकोज के एक अणु से ATP के 2 अणु प्राप्त होते हैं स्टूडेंट। ठीक है, तो इतना अच्छे ढंग से लिखेंगे तब फुल आपको मार्क्स मिलेगा। अब बहुत ही सिंपल वर्ड्स में भी लिखा हूँ, आपको याद भी हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ कि यह जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपने नोट कर लिया होगा और याद करके जाएंगे एग्जाम में। ठीक है, चलिए बढ़ चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर दूसरे की ओर। और स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर दूसरा ये कह रहा है आपसे कि श्वसन क्रिया कोशिका के किस अंगक में होती है। ठीक है, कह रहा है कि श्वसन क्रिया कोशिका के किस अंगक में होती है स्टूडेंट। देखिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका उत्तर क्या लिखेंगे आप कि श्वसन क्रिया कोशिका द्रव्य तथा माइटोकांड्रिया में होती है। कहाँ पे, तो कोशिका द्रव्य में और माइटोकांड्रिया में होती है। कोशिका श्वसन के 2 भाग में विभाजित किया गया है। कितने भागों में, 2 भागों में विभाजित किया गया है कोशिका श्वसन को। तो देखिए कौन कौन, पहला लिखिए तो ग्लाइकोलाइसिस, पहला क्या है, ग्लाइकोलाइसिस डाल के आपको लिखना है इसमें कि यह क्रिया कोशिका द्रव्य में संपन्न होती है। जो ग्लाइकोलाइसिस क्रिया होती है कहाँ पे होती है, कोशिका द्रव्य में संपन्न होती है। और दूसरा आपका क्रेब्स चक्र, यह क्रिया कहाँ पे, तो माइटोकांड्रिया में संपन्न होती है। वेरी सिंपल है वर्ड है, आप याद भी कर लेंगे। अब वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा आपने नोट कर लिया होगा स्टूडेंट। तो हम पढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, और क्वेश्चन नंबर तीसरे के स्टूडेंट, और उसको देखेंगे, सोचने और समझने की कोशिश करेंगे। चलिए स्टूडेंट देखिए, आप क्वेश्चन नंबर तीसरा आपकी स्क्रीन पे आएगा, जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर तीसरा कह रहा है कि श्वसन क्रिया में ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड के वाहक का नाम लिखिए। कह रहा है कि श्वसन क्रिया में ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड के वाहक का नाम लिखिए। तो देखिए उत्तर क्या लिखेंगे स्टूडेंट आप लोग कि श्वसन क्रिया में ऑक्सीजन का परिवहन कहाँ पे, हीमोग्लोबिन द्वारा होता है। श्वसन क्रिया में जो ऑक्सीजन का परिवहन होता है किसके द्वारा होता है स्टूडेंट, हीमोग्लोबिन द्वारा होता है। और कार्बन डाइऑक्साइड का जो परिवहन मुख्यतः कहाँ, बाइकार्बोनेट के रूप में होता है। कार्बन डाइऑक्साइड का जो परिवहन होता है स्टूडेंट मुख्यतः कहाँ पे, बाइकार्बोनेट के रूप में होता है। कुछ मात्रा में जो कार्बन डाइऑक्साइड का वहन हीमोग्लोबिन और रुधिर प्लाज्मा द्वारा भी होता है स्टूडेंट। ठीक है, तो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को याद करके आपको जाना होगा। ठीक है, एग्जाम हॉल में आप जानते हैं कि मेरा टारगेट क्या है, 90+, और 90+ के लिए आप जानते हैं कि बहुत पढ़ना पड़ता है। ठीक है, कोई ऐसा सिंपल नहीं परसेंटेज आपका कि जैसे मर्जी मैंने 4 क्वेश्चन बता दिया वही आएगा। ठीक है, इसलिए मैं पूरा संपूर्ण रूप से तैयारी कर रहा हूं कि जो बंदा पढ़े हो तो 90 से कम भी ना लाए। ठीक है, चलिए ईमानदारी से आप पढ़ेंगे तो 100% इस टारगेट को अचीव कर पाएंगे। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर चौथे की ओर। क्वेश्चन नंबर चौथा स्टूडेंट यह है कि श्वसन क्रिया को परिभाषित कीजिए तथा बताइए कि इस क्रिया में किस प्रकार ऊर्जा ATP में स्थानांतरित होती है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए स्टूडेंट उत्तर आप क्या लिखेंगे कि श्वसन वह क्रिया है जिसमें कोशिका में कार्बनिक यौगिकों प्रायः ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है। इस क्रिया में CO2 तथा ऊर्जा उत्पन्न होती है। इस ऊर्जा को विशेष ATP अणुओं में विभवीय ऊर्जा रूप में संतुलित किया जाता है। और इसका समीकरण आप लिख सकते हैं कि C6H12O6 प्लस CO2 मिलकर क्या बनाते हैं, 6CO2 प्लस 6H2O प्लस 673 किलो कैलोरी ऊर्जा, ठीक है, उत्पन्न करती है। तो यह समीकरण भी आपको लिखना होगा। ठीक है स्टूडेंट, तो इसको याद कर लिएगा इस समीकरण का। तो देखिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट यह प्रश्न था। देखिए मैं एक बार प्रश्न दिखा देता हूँ क्योंकि इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर चौथा, और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो वीडियो को पूछ करके रोक के लिख लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर चौथा क्लियर हो गया स्टूडेंट। तो अब हम अति लघुत्तरीय का लास्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5, जो कि बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जाके प्रीवियस ईयर पेपर कुछ भी उठाकर देख सकते हैं कि श्वसन और दहन में अंतर पूछता है कि नहीं। तो दिया है कि श्वसन तथा दहन में अंतर लिखिए स्टूडेंट। सिंपली करना हमको यह है कि एक और श्वसन लिख दीजिए और एक और दहन लिख लीजिए। और श्वसन में पहला पॉइंट लिखिए कि यह जैविक नियंत्रण में होने वाली जैव रासायनिक ऑक्सीकरण क्रिया है। यह जैविक नियंत्रण में होने वाली जैव रासायनिक ऑक्सीकरण क्रिया है। ये पहला पॉइंट आपको श्वसन में लिख देना है। और वही पहला पॉइंट आपको दहन में पहला पॉइंट आप बनाकर क्या लिखना आपको कि यह अनियंत्रित रासायनिक ऑक्सीकरण की क्रिया है।
समझ रहे हैं, यह अनियंत्रित रासायनिक ऑक्सीकरण की क्रिया है और यह नियंत्रित ऑक्सीकरण की क्रिया होती है। ठीक है स्टूडेंट, अब देखिए दूसरा पॉइंट आपको लिखना है किसमें, श्वसन में, कि यह क्रिया सामान्यतः कितने तापे 25 से 45 डिग्री सेल्सियस पर होती है तथा इसमें कम ऊर्जा उत्पन्न होती है। और वही दूसरा पॉइंट आपको लिखना है किसमें, दहन में, कि यह क्रिया उच्च दाब पर होती है, जो उच्च ताप पर होती है तथा इसमें जो उच्च ऊष्मा ऊर्जा उत्पन्न होती है। ठीक है, कह रहा है इसमें अधिक से अधिक यह क्रिया कितने पे सामान्य ताप पे उत्पन्न होती है, 25 से 45 डिग्री, तो यहाँ पे कम ऊर्जा उत्पन्न होती है। और जो दहन की ऊर्जा होती है इसमें इसका जो क्रिया कराते हैं हम लोग उच्च ताप पे कराते हैं, इसलिए इसमें जो उच्च ऊष्मा की ऊर्जा प्राप्त होती है स्टूडेंट। ठीक है, इसी प्रकार तीसरा पॉइंट आपको लिख देना, लास्ट पॉइंट, यह क्रिया एंजाइम की सहायता से होती है। जो श्वसन में क्रिया होती है किसके, श्वसन क्रिया किसके कारण होती है, तो ये एंजाइम की सहायता से होती है। और दहन में तीसरा पॉइंट लिख देना है कि इसमें एंजाइम की आवश्यकता नहीं होती है, सिंपल। तो यह 3 कारण आप लिख सकते हैं, जो कि वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 और यहाँ पे अति लघुत्तरीय प्रश्न, मैंने मोस्ट 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बता दिया है, इससे बाहर जाएगा भी नहीं, बस आपको याद करना होगा स्टूडेंट। ठीक है, चलिए अगर आपने क्लियर कर लिया, लिख लिया है, तो हम बढ़ेंगे अगले टॉपिक की ओर। लघुत्तरीय के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे और दीर्घोत्तरीय के, और उसको बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो उसको आपको देखना है, नोट करना है और याद करके जाना है। चलिए फ्रेंड देखिए यहाँ पे आ गया आपका लघुत्तरीय प्रश्न, जो कि वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और स्टूडेंट यहाँ पे पहला आपका जो है प्रश्न आ गया आपकी स्क्रीन पे, और पहला प्रश्न ये कह रहा है कि श्वसन क्रिया को समझाइए। क्या पूछा है कि श्वसन क्रिया को समझाइए, आक्सी तथा अनाक्सी श्वसन में अंतर बताइए। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कह रहा है कि आक्सी तथा अनाक्सी श्वसन में अंतर बताइए। या तो इस क्वेश्चन को इस प्रकार भी घुमा के पूछ लेता आपसे कि वायु तथा अवायु श्वसन में क्या अंतर है, कुछ जीवों के नाम लिखिए जिनमें अवायु श्वसन होता है। तो देखिए इस क्वेश्चन को भी बहुत बार पूछा गया इसी ढंग से, इसी क्वेश्चन को, तो देखिए पूछने का नजरिया अलग रहेगा, आपका आंसर एक ही रहता है। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन की इतना मतलब इस बार भी बहुत बार पूछा गया इस तरह से, जैसे वायु श्वसन किस प्रकार अवायवीय श्वसन से भिन्न होता है। तो ये 3 कैटेगरी के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एक ही तरह से। ठीक है, तो तीनों में से कोई पूछ सकता है, कोई गारंटी नहीं कि आपको यही देगा, चाहिए देगा, तो तीनों आपको याद होना चाहिए कि कोई दे सकता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर पहला है, इसको लिख कर याद करके जाना आप लोगों को स्टूडेंट। ठीक है, मैं एक बार बता दिया हूँ आप लोगों को कि ये सारे क्वेश्चन मैं नहीं कराता हूँ, क्योंकि लॉन्ग है, मुझे लिखने में बहुत ज़्यादा समय लग जाता है, तो इसको आपको अपने से करना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन दूसरा नोट कीजिए, कह रहा है कि श्वसन तथा श्वासोच्छ्वास में अंतर कीजिए। श्वसन तथा श्वासोच्छ्वास में अंतर कीजिए, जो कि वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, प्रीवियस ईयर पेपर में पूछा भी गया था यह प्रश्न, जाके देख सकते हैं आप लोग। तो इस क्वेश्चन को याद करके जाना, इस बार भी आने की संभावना चांसेस इसके ज़्यादा हैं। और तीसरा है कि मानव में सांस लेने की प्रक्रिया का व्याख्या कीजिए। मानव में सांस लेने की प्रक्रिया की व्याख्या कीजिए, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन है। जितना क्वेश्चन मैं बोल दिया हूँ उसको ईमानदारी से आपको करना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 नोट कीजिए, कोशिकीय श्वसन को परिभाषित कीजिए तथा उसकी रूपरेखा का चित्र बनाइए। कह रहा है कि कोशिकीय श्वसन को परिभाषित कीजिए तथा उसकी रूपरेखा का चित्र बनाइए। स्टूडेंट वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, तो इसको आपको नोट करके जाना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 नोट कीजिए आप लोग कि कोशिकीय श्वसन द्वारा मोचिस ऊर्जा किस अणु के संश्लेषण में प्रयुक्त होती है। इस अणु के अनिश्चित संलग्नता खंडित होने पर कितनी ऊर्जा मोचिस होती है। देखिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5वां। तो ये 5 मैंने प्रश्न आपको बता दिया, लघुत्तरीय प्रश्न, और इन 5 को आपको याद करके जाना है स्टूडेंट। ठीक है, चलिए उम्मीद करता हूँ कि लघुत्तरीय प्रश्न जो 5 मैंने बताया उसको आपने नोट कर लिया होगा। तो हम देखेंगे दीर्घोत्तरीय प्रश्न, मात्र 2 ही दीर्घोत्तरीय प्रश्न इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, और उसका फालतू में आपको याद करने की जरूरत नहीं है। 2 ही याद कर लेंगे तो ये चैप्टर का आप दीर्घोत्तरीय प्रश्न आएगा तो आराम से कर लेंगे। पहला यह है कि श्वसन की परिभाषा लिखिए, मनुष्य के फेफड़ों की संरचना का सचित्र वर्णन कीजिए। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है स्टूडेंट, इसको आपको करके जाना है। इसी प्रश्न को इस ढंग से भी पूछता है कि श्वसन किसे कहते हैं, मनुष्य के श्वसन अंगों का नामांकित चित्र बनाकर उनके कार्यों का वर्णन कीजिए। ये प्रश्न आपको किसी कीमत पे ही, किसी हाल में ही आपको तैयार करके जाना पड़ेगा, क्योंकि बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, चलिए अगर इस चैप्टर से क्वेश्चन देता तो 100% इस क्वेश्चन को देगा दीर्घोत्तरीय में, बता देता हूँ आप लोगों को। ठीक है, चलिए क्वेश्चन दूसरा नोट कीजिए कि मनुष्य में श्वसन लेने की क्रिया विधि का सचित्र वर्णन करना है। मनुष्य में श्वसन लेने की क्रिया विधि का सचित्र वर्णन करना है। या तीसरे प्रश्न को इस प्रकार भी पूछता है कि प्राणियों की श्वसन सतह में क्या विशेषताएं होनी चाहिए। देखिए दोनों ही प्रश्न वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको नोट करके याद करके जाना है। अगर दीर्घोत्तरीय का प्रश्न उठाता है अगर इस चैप्टर से, तो दोनों में से एक मुलाकात होगी आपसे जरूर। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे 2 मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट दीर्घोत्तरीय भी बता दिया। अब यह चैप्टर पूर्ण रूप से आपका क्या होता है, कंप्लीट होता हुआ। ठीक है, पूर्ण रूप से आपका क्या हो गया, चैप्टर कंप्लीट होता हुआ। ये जैव प्रक्रम का श्वसन का यह था, पोषण मैंने बता दिया था स्टूडेंट, जो कि वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट था। तो चलिए स्टूडेंट अब हम बात करेंगे यहाँ पे, जैसे एक स्लिप दिखा देता हूँ, पोषण मैंने क्लियर कर लिया,
डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, देख लीजिए। शोषण आज मैंने क्लियर कर लिया। कल परिवहन आएगा, परसों उत्सर्जन आएगा, तब जाके पूर्ण रूप से पहला चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। अगर बायोलॉजी में अच्छा मार्क्स लाना चाहते हैं, पास होना चाहते हैं बायोलॉजी में, तो मात्र बस इन एक पहले चैप्टर को पढ़ लेंगे, इन चारों टॉपिकों को, तब पास हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। स्टूडेंट वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में।